हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में हम जो महेश वर्णमाल की ये वाली पुस्तक है, सामान्य अध्ययन वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी संग्रह, एनसीईआरटी पर आधारित ये पुस्तक है। और इसमें जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके बारे में पहला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली वीडियो है आपको दी जा रही है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो कौन सा है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। देखो, अब इसमें पहले पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? तो वो हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। वो कौन हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? तो इसमें ही भारत में पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खोला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा इम्पे। देखो, 1774 में इसका गठन कब हुआ था? 1774 में गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था इसका 1774 में। जब 1774 में गठन हुआ तो सबसे पहला जो इनका वो बने थे, यानी कि इनके मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो बने थे एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? अन्य न्यायाधीश इसमें कौन थे? चैम्बर्स थे, जॉन हाइड थे और स्टीफन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? देखिए, 1833 के चार्टर के अधिनियम में जो सत्य कथन है वो हमें छांटना है। चलिएगा देखते हैं। तो पहला जो कथन है वो है कि लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा या सही होगा? बताइएगा जरा। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। सही बात है। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य को लिया गया था? तो एक सदस्य को। चलिएगा, और संविधान सभा की सबसे पहले मांग कहाँ की गई थी? तो 1895 में स्वराज बिल लाए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने करी थी संविधान सभा की पहली बार मांग। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या चार्टर एक्ट 1793, या चार्टर एक्ट 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1793 द्वारा निम्नलिखित में चार्टर एक्ट 1793 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई थी, इसमें बताना है ये। और इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी आपको बताया किसके तहत हुई थी, विनिमय अधिनियम 1773 के तहत। ठीक है। इसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत में कार्य की अनुमति, तो ये कब मिली थी, तो ये मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, तो ये नियुक्त किया गया था 1833 के अधिनियम द्वारा। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 1, 2, 1, 3 और 4। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था। संवैधानिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सारे विकास हुए थे ब्रिटिश शासनकाल में। कब हुए थे, ब्रिटिश शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो 10वां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, किसके द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम या 1909 के अधिनियम के द्वारा या 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये कब बनाई गई थी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार विधान पालिका अगर पूछा जाए कि प्रथम बार द्विसदनीय बनी तो कब बनी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था, तो वो लगा था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और पूछा जाए कि प्रांतों का द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था, तो वो समाप्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो वो कर दिया था उन्होंने 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद उनके हाथ से चाय और चीनी का भी अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, तो ये किया था 1853 के चार्टर एक्ट ने। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद सिविल सेवा के लिए खुली प्रतिस्पर्धा जो है होने लगी थी, यानी कि एग्जाम कंडक्ट किया जाने लगा था आईएएस सर्विस के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा जो तीनों प्रेसिडेंसियां थीं उनको एकत्रित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी, तो किसके द्वारा हुई थी। देखिए अगर बात करें पहली बार भारतीय बजट पेश किया गया था, वो पेश किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, परंतु बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो मिली थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं। देखिए पहला कथन है आपके सामने, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे देखते हैं अगला क्या स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है,
भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 1909 का जो अधिनियम है उस समय पे जो सचिव और वायसराय थे वो मिंटो और मार्लो ही थे। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। तो ये भी कथन सही है, यानी कि इसमें एक ऐसी पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई मानो इस क्षेत्र में मुस्लिम हैं और कुछ ये हिंदू हैं। तो इसमें एक तो मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा वोट के मतलब नेता बनने के लिए, और जो उसको वोट देंगे वो भी केवल मुस्लिम लोग ही देंगे, ना तो हिंदू इसमें खड़े हो सकते थे और ना हिंदू इसमें वोट दे सकते थे। इसे बोला गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इस तरीके से इसके उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है, इसको बताना है। देखो 16 नंबर है ये। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, क्या ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, पहले तो ये देख लें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है आपका जो 1919 का अधिनियम था ना, 1919 में जो आया था उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, हाँ अभी मैंने आपको बताया ये सही है। प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, ये भी सही है। देखिए प्रथम बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला था, तो वो मिला था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, ठीक है। और सबसे पहले विश्व में महिलाओं को मत देने का अधिकार किसने दिया था, तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने। आगे बढ़ते हैं भी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की, तो किसने करी थी लोक सेवा आयोग की स्थापना। देखिए लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 1926 के आसपास हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1926 के आसपास। तो किस अधिनियम के द्वारा हुई होगी, तो वो हुई होगी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है, या इसी को रोलेट एक्ट भी कब आया था, 1919 में। आपने सुना होगा रोलेट एक्ट भी कब आया था, वो भी 1919 में आया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था, जिसमें ना दलील ना वकील वाला हिसाब किताब था, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव वैधानिक दर्जा दिया गया था। सही है। देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, जिसे अब जो है अनुच्छेद 148 में रखा गया है, उसका जो पहली बार प्रावधान है वो कब हुआ था, ये भी कब हुआ था, 1919 के अधिनियम में। कब हुआ था, 1919 के अधिनियम में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए पहली औपचारिक मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में करी थी, और स्वराज पार्टी की तरफ से भी कौन थे, एम एन रॉय। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में। और किस किसने करा था, एम.एन. रॉय और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए कांग्रेस पार्टी 1936 में भी बात हुई थी। मुस्लिम लीग ने 1942 में अलग संविधान की बात की थी, और जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था उसके द्वारा संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो केंद्र में द्वैध शासन, देखिए केंद्र में द्वैध शासन तो किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो केंद्र था उसमें तो द्वैध शासन लगा दिया गया, लेकिन जो प्रांत थे उनसे द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि कहाँ से ली गई है। आज जो अनुच्छेद है आपका 123 उसके तहत राष्ट्रपति वो जारी कर सकता है अध्यादेश। तो वो अध्यादेश की शक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था, तो 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक कहा था क्लीमेंट एटली ने। और क्लीमेंट एटली कौन थे, ये थे ब्रिटेन के जो संसद में थे, ठीक है। ये उस समय विपक्ष में थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है, तो भारतीय
संविधान में किस अधिनियम के, देखिए ज़्यादातर जो प्रावधान है वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ? तो 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ, ठीक है। और 1935 के अधिनियम में ही क्या आया था? तो ये आया था आपका जो केंद्रीय बैंक आया था वो, उसकी गठन भी 1935 में हुआ था। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था किस मिशन, यानी कि किस योजना में भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रावधान था? तो वो था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कब आया था? सन 1942 में। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थीं? तो अवशिष्ट शक्तियां थीं गवर्नर जनरल के पास। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं? तो वर्तमान में होती हैं संसद के पास। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, परंतु अखिल भारतीय महासंघ स्थापित नहीं हो सका था क्योंकि देशी रियासत इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुई थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में, वर्ष 1937 में जो है स्थापित किया गया था। वर्ष 1937 में किस अधिनियम के? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। 30वां प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें देखिए पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पर विलियम वुड नहीं थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स ये इसके अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, गलत होगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। देखिए विभिन्न सभाओं के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा जो है चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, ये तो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें अगर हम, अगला प्रश्न, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी। तो वो तो 1813 में ही इन्हें मिल चुकी थी। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा गलत। और ए और बी दोनों, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए, यानी कि जो 1833 के चार्टर अधिनियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बना दिया गया था, ठीक है। यानी कि केवल प्रशासन इसके हाथ में छोड़ दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 33वां, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे भाई? 12 अधिवेशन, ठीक है। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909। और 1909 में क्या आया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई थी। आज के लिए इतना ही। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।